कीरतपुर नाम के गांव में चमन नाम का एक नाई रहता था। चमन का एक बेटा दीपू था। चमन धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था और वो चाहता था कि उसका बेटा दीपू अब उसका काम संभाल ले। दीपू बेटा, अब मेरी उम्र ढलती जा रही है। अब मैं ज्यादा देर खड़े होकर काम करता हूँ तो मेरी टांगों में दर्द होने लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरा कारोबार संभाल लो। कारोबार तो ऐसे कह रहे हो जैसे अंबानी का बिजनेस हो। मुझे नहीं बनना कोई नाई वाई। नाई के बेटे हो तो नाई ही बनोगे, राजा नहीं बन सकते। लेकिन तुम्हारे भेजे में कोई बात नहीं जाती। तुम मेरे साथ काम सीखना शुरू करोगे तभी तो दुकान संभाल पाओगे। मुझे ये नाई का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे? मुझे ये काम नहीं करना। बाप बेटे में आए दिन इसी बात को लेकर नोकझोंक होती रहती है। दिन भर दीपू यही सोचता कि किस तरह से इस काम से पीछा छुड़ाया जाए। रोज की बहस से तंग आकर एक दिन दीपू अपना गांव छोड़कर चला जाता है। मैं इस गांव को छोड़कर ही चला जाता हूँ। किसी दूसरे गांव जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा, जहां मेरे बारे में कोई ना जानता हो कि मैं एक नाई का बेटा हूँ। कई घंटों तक चलते चलते उसे एक अजनबी गांव दिखता है। गांव के अंदर पहुंचते ही वह रहने का ठिकाना ढूंढता है। तभी उसे सामने एक मंदिर दिखता है। दीपू मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के अंदर पहुंचते ही पंडित जी उससे पूछते हैं, अरे बेटा, तुम इस गांव में नए आए हो, आज से पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा। प्रणाम पंडित जी, मैं काफी दूर के गांव से आया हूँ। मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता। चलते चलते काफी थक गया हूँ। क्या मैं आपके मंदिर में थोड़ी देर विश्राम कर सकता हूँ? लेकिन बेटा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? अपने बारे में कुछ बताओ। पंडित जी की बात सुनकर दीपू सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचते हुए वो कहता है, जी पंडित जी, मेरे पिताजी चमन शर्मा हमारे गांव के जाने माने पंडित हैं और मेरा नाम दीपू शर्मा है। ओहो, तो तुम भी पंडित घराने से हो, परंतु तुम घर छोड़कर इस गांव में क्यों आ गए? पंडित जी, मैं अपने घर से दूर रहकर कुछ सीखकर अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। बेटा, मेरी कुटिया इस मंदिर के पीछे ही है और मैं अकेला रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। इस मंदिर की देखभाल मैं ही करता हूँ। तुम चाहो तो इस मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ का काम संभाल सकते हो। बाकी धीरे धीरे सारा काम मैं तुम्हें समझा दूंगा। पंडित जी की बात सुनकर दीपू खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। इस पंडित को तो मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। ये तो मुझे पंडितों के खानदान का ही समझ रहा है। अगले ही दिन दीपू ने अपना भेष बदलकर बिल्कुल पंडितों जैसा कर लिया। पंडित जी के साथ रहते रहते सब लोग उसे भी पंडित मानने लगे और दीपू भी पंडित जी के साथ रहते हुए पूजा की सारी विधियां, मंत्र उच्चारण, आरतियां, हवन करना सब सीख गया। पूरा गांव उसे पंडित दीपू शर्मा के नाम से पहचानने लगा। उसी गांव का मुखिया पंडित रामनाथ शर्मा गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी, जिस कारण उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। अरे पंडित जी, आपको याद है ना, कल हमारे घर में पूजा पाठ और हवन है। सारी तैयारी कर लीजिएगा और समय पर पहुंच जाइएगा। जी मुखिया जी, मुझे अच्छे से याद है। आप हर साल ये पूजा पाठ करवाते हैं, गरीबों को भरपेट भोजन खिलाते हैं और उनमें दान बांटते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाऊंगा। मुखिया जी के जाने के बाद पंडित जी दीपू से कहते हैं, दीपू, कल मुखिया जी के यहाँ पूजा और हवन है। वो हर साल ये पूजा करवाते हैं। तुम्हें सामान की लिस्ट दे दूंगा, जाकर सारा सामान ले आना। अगले दिन सुबह पंडित जी और दीपू सारे सामान के साथ मुखिया जी की हवेली पर पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी हवेली देखकर दीपू हैरान रह जाता है और हवेली को एकटक निहारता रहता है। अरे वाह, कितनी सुंदर हवेली है। मुखिया तो बहुत बड़ी पार्टी लगता है। पंडित जी और दीपू मुखिया के यहाँ पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। दीपू को इतना निष्ठा पूर्वक पूजा करते देखकर मुखिया जी बेहद प्रसन्न होते हैं और वो पंडित जी से पूछते हैं, अरे पंडित जी, ये लड़का कौन है? पहले तो उसे कभी नहीं देखा इस गांव में। हाँ मुखिया जी, कुछ दिनों पहले ये मेरे पास आया है। पंडित घराने से ही है। इसके पिताजी भी अपने गांव के मंदिर के पंडित हैं। दीपू नाम है इसका। बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का है। उधर दीपू को जब पता चलता है कि मुखिया का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। किसी भी तरह मुझे मुखिया के मन में अपने लिए जगह बनानी होगी। वो किसी न किसी बहाने से मुखिया जी की हवेली पर आना जाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो मुखिया को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है। एक दिन मुखिया मंदिर में दर्शन करने आते हैं।
लेकिन वापस लौटते वक्त उनकी सोने की चेन मंदिर की सीढ़ियों पर गिर जाती है। तभी उस चेन पर दीपू की नजर पड़ती है और उसके मन में लालच आ जाता है, लेकिन तभी वो दूसरे पल सोचता है, अगर ये सोने की चेन मैं मुखिया जी को लौटा दूं, तो उनके दिल में अपने लिए जगह बना पाऊंगा। इसके बाद दीपू मुखिया जी को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे रुक जाइए मुखिया जी, देखिए आपके सोने की चेन तो यहीं गिर गई। अरे हाँ, ये है तो मेरी ही, ये कब गिर गई मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे तुम बहुत ईमानदार लड़के हो बेटा। कुछ दिनों बाद मुखिया जी मंदिर के पंडित को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, पंडित जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे दीपू बहुत पसंद है, काफी ईमानदार और सच्चा इंसान है, और फिर पंडित खानदान से भी है। मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा कोई वारिस भी नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना दीपू को अपना बेटा बना लूं, उसे गोद ले लूं। ये बात सुनकर पंडित जी हैरान होते हैं, लेकिन दीपू के लिए खुश भी होते हैं और फिर मुखिया जी से कहते हैं, अति उत्तम विचार है आपका, लड़का तो सचमुच में हीरा है, हीरा। इसके बाद वापस जाकर पंडित जी ये खुशखबरी दीपू को सुनाते हैं। अरे दीपू, तेरी तो लॉटरी लग गई, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसा क्या हो गया पंडित जी? आज मुखिया जी ने मुझे अपने घर बुलाया था और उन्होंने मुझसे कहा कि वो तुम्हें अपना वारिस बनाना चाहते हैं। ये बात सुनते ही दीपू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन वो उदास होने का नाटक करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, फिर तो आप अकेले हो जाओगे। अरे मेरी चिंता मत करो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। और फिर तुम कौन सा दूर जा रहे हो, इस गांव में तो हो, जब मन करे आ जाना मुझसे मिलने। अब तो बस तुम मुखिया जी की हवेली पर जाने की तैयारी करो। हवेली में जाने के बारे में सोचकर ही दीपू मनी मन बहुत खुश था। साथ ही उसे अपने पिताजी की वो बात याद आती थी जब वो उसे कहते थे कि नाई नहीं तो क्या राजा बनेगा, और वो अपने मन में सोचता है, देखो पिताजी, अब तो मैं सचमुच का राजा बनने जा रहा हूँ। इसके बाद मुखिया दीपू शर्मा को पुत्र बनाकर अपने घर पर ले आते हैं और धीरे धीरे अपने कारोबार के बारे में समझाने लगते हैं। एक दिन मुखिया जी दीपू से कहते हैं, दीपू बेटा, कल दूसरे गांव से कुछ व्यापारी हमारी जमीन खरीदने आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब वो आए तो तुम भी हमारे साथ बैठो, जिससे कि तुम भी काम की बारीकियों को समझ सको। मेरे बात तो तुम्हें ही ये सब संभालना है। जी, जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन वो लोग जैसे ही हवेली में आते हैं तो मुखिया दीपू को भी बुला लेता है। मैं आप लोगों का परिचय जो है अपने बेटे से करवाना चाहता हूँ। ये है मेरा बेटा दीपू। जैसे ही मुखिया अपने बेटे का परिचय उन लोगों से करवाता है, उनमें से एक व्यक्ति जैसे ही दीपू को देखता है वो चौंक उठता है। वो दीपू को काफी देर तक घूरता रहता है और मुखिया से पूछता है, ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? हमने तो सुना था कि आपकी कोई संतान ही नहीं है। आपने ठीक सुना है, मैंने इसे गोद लिया है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ आप तो पंडितों के खानदान से हैं, फिर आपने एक नाई के बेटे को गोद कैसे ले लिया? ये सुनते ही मुखिया गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, नाई का लड़का, ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तो पंडित घराने से है, चाहो तो गांव के पंडित से पूछवा सकता हूँ। मैं इसे अच्छे से पहचान गया हूँ। ये मेरे गांव के नाई का इकलौता लड़का दीपू है, जो कि अपने बूढ़े बाप को अकेले छोड़कर यहाँ पर मजे कर रहा है। ये बातें सुनकर दीपू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो नहीं जानता था कि झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता, एक न एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। दीपू घबराकर मुखिया से माफी मांगने लगता है। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला था। ये आदमी बिल्कुल सच कह रहा है, मैं एक नाई का ही बेटा हूँ। इस गांव में आने के बाद जब मुझे कोई जगह नहीं मिली तो मंदिर में रहने के लिए मैंने पंडित जी से झूठ बोला था। दीपू की बातें सुनकर मुखिया जी को बहुत गुस्सा आता है और अपने नौकरों से कह उसे हवेली से धक्के मारकर निकाल देता है। साथ ही जब पूरे गांव वालों को ये सच्चाई पता चलती है तो वो भी उसे धक्के मारकर अपने गांव से बाहर कर देते हैं। आखिरकार सब जगह से धक्के और गालियां खाने के बाद दीपू अपने पिता चमन के पास जाता है। दीपू को देखकर चमन उसे गले लगा लेता है। दीपू उनसे माफी मांगता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी हैसियत को भूलकर बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख डाले और अपने ख्वाबों को पंख देने के लिए मैंने गलत रास्ता चुना, लोगों से अपने बारे में झूठ बोला और आपको इस बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चला गया। इन्हीं सब बातों की सजा मिली मुझे। आज के बाद मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। मैं अब समझ गया हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस हमें अपना काम पूरी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए, न कि झूठ और मक्कारी से जिंदगी जीने के बारे में सोचना चाहिए। दीपू की बातें सुनकर उसके पिता उसे कहते हैं,
यदि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है बेटा। इतना कहते ही दीपू झट से चमन के पैर छू लेता है। फिर चमन उसे अपने सीने से लगा लेता है। ये कहानी है गुणीराम की। गुणीराम हाथ रिक्शा चलाता था। उसकी पत्नी विमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। उन दोनों का एक ही बेटा था, नरेश। गुणीराम और विमला खूब मेहनत करते ताकि उनके बेटे को किसी चीज की कोई कमी ना हो। वो दोनों तो ठीक से पढ़ लिख नहीं सके थे, लेकिन पढ़ाई का महत्व खूब समझते थे। तभी तो उन्होंने नरेश का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करवाया था, ताकि पढ़ लिख कर वो अच्छी जिंदगी जी सके और उसे उनकी तरह संघर्ष न करना पड़े। एक दिन गुणीराम का बेटा अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा है। उसकी माँ हाथ में खाने की थाली लिए उसके पास खड़ी है। ये क्या जिद है बेटा, खाना नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? अम्मा, हम तुमको कहे ना कि हमको भूख नहीं है। सुबह से शाम होने आई और तुम्हें भूख ही नहीं लगी? थोड़ा सा खा लो ना बेटा, एक और अपनी अम्मा के लिए खा लो ना। चलो आ करो, आ। अम्मा, तुम समझती क्यों नहीं हो? हमको नहीं खाना है खाना वाना। तभी गुणीराम अपने घर पहुंचता है। उसे देखते ही उसकी पत्नी उसे बोलती है, आप आ गए जी। देखिए ना, नरेश सुबह से उदास बैठा है, और तो और उसने एक निवाला भी नहीं खाया है। अरे, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? गुणीराम अपने बेटे के सिर पर हाथ लगाता है। बुखार? हाँ, बुखार तो नहीं है इसे। बेटा नरेश, क्या हुआ है बाबू मेरा? है? बोलो ना बेटा, ऐसे चुप मत रहो। तुम खाना क्यों नहीं खाए आज? बाबूजी, अब हम स्कूल नहीं जाना चाहते। हाँ। अरे, स्कूल नहीं जाओगे? लेकिन क्यों बेटा? किसी ने कुछ बोला क्या तुमको? बाबूजी, हमको एक कंप्यूटर चाहिए। बिना उसके हमारा होमवर्क अधूरा रह जाता है। फिर जब मास्टर जी हमें डांटते हैं तो सभी बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। अरे, बस इतनी सी बात। तुमने पहले क्यों नहीं बोला? है? तुम्हारे बाबूजी ले आएंगे तुम्हारा कंप्यूटर। है? वैसे ये मिलता कितने का है? गुणीराम का बेटा बहुत होनहार था। वो नहीं चाहता था कि किसी चीज की कमी के कारण उसकी पढ़ाई पर असर पड़े। वो उसी समय कंप्यूटर की दुकान पर गया। 30,000? ये तो बहुत ज्यादा है। तो तुम्हें क्या लगा था 30 रुपए में कंप्यूटर आता है क्या? पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अब इतने पैसे तो गुणीराम के पास थे नहीं। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। वो उदास होकर घर लौट आया। रात का समय है। गुणीराम और विमला बातें कर रहे हैं। इतने पैसे कहां से आएंगे जी? मैं सोच रहा हूँ कि अपना रिक्शा बेच दूं। अरे, रिक्शा बेच देंगे तो कमाई कैसे होगी? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं मजदूरी कर लूंगा, फिर से पैसे जोड़कर अपना रिक्शा ले लूंगा। लेकिन अगर पैसों के कारण नरेश की पढ़ाई रुक गई तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गुणीराम अपना रिक्शा बेचकर कंप्यूटर ले आया। नरेश कंप्यूटर देखकर बहुत खुश हुआ। गुणीराम मजदूरी करने लगा। हालांकि अब उसे पहले से भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कभी कभी तो बुखार में भी उसे घंटों मजदूरी करनी पड़ती, क्योंकि बिना काम किए घर कैसे चलता। विमला का भी यही हाल था। इन सब के बीच नरेश की पढ़ाई चलती रही। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा अव्वल आता था। हर बार जब वो मेडल लेकर घर आता तो विमला और गुणीराम की आंखों में आंसू आ जाते। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। नरेश स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी की सीढ़ियां चढ़ता गया। जैसे जैसे वो ये सीढ़ियां चढ़ता, पढ़ाई का खर्च भी बढ़ता। फिर तू वही बातें करने लगा। तेरे माँ बाप बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी जिंदा हैं। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। फीस कैसे भरोगे वो चिंता हम पर छोड़ दे। लेकिन अम्मा, तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। तू सिर्फ मन लगाकर पढ़, सारा इंतजाम मैं देख लूंगा। हाँ। आखिरकार गुणीराम और विमला के साथ साथ नरेश की मेहनत भी रंग लाई। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के तुरंत बाद उसने अफसर की परीक्षा पास कर ली। क्या कहा?
तू बड़ा अफसर बन जाएगा, तुझे बड़ी सी गाड़ी भी मिलेगी। हाँ बाबूजी, और उस गाड़ी में आपको और अम्मा को बिठाकर पूरा शहर घुमाऊंगा। अब आपको ना तो मजदूरी करने की जरूरत है और ना अम्मा को बर्तन मांजने की। अब मुझे आप दोनों की खूब सेवा करनी है। आप लोगों के हाथों के छालों का कर्ज उतारना है। सुन रहे हैं जी, हमारा बेटा कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। नरेश अफसर की ट्रेनिंग के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। वहां से जब वो लौटा तो उसे एक बड़ा सा सरकारी क्वार्टर मिला। वो अपने अम्मा बाबूजी के साथ वहीं शिफ्ट हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही नरेश के हाव भाव बदलने लगे। अफसरी का खुमार उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। जिस माँ बाप ने उसे कड़ी मेहनत से पाला था, वो अब उसकी आंखों में चुभने लगे थे। एक दिन वे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, तो गलती से कुछ खाना विमला के कपड़ों पर गिर गया। रेस्टोरेंट में सभी लोग उसे घूरने लगे। नरेश को बहुत बुरा लगा। उसने वहां तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आप लोग भी ना हद करते हैं, हद। न उठने का शऊर, न बैठने का, न खाने का, न पीने का, और न ही कपड़े पहनने का। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? देखा नहीं वहां सभी लोग हमें कैसे घूर रहे थे। आप लोगों के साथ कहीं जाना मतलब अपनी बेइज्जती कराना है। नरेश अपने माँ बाप से अब बहुत कम बात करता, और जब करता तो कुछ जहर भरी बातें ही उन्हें कहता। गुणीराम और विमला अपने बेटे के इस तरह के व्यवहार से दुखी तो बहुत थे, लेकिन वो बेचारे क्या करते। एक दिन उसके घर में पार्टी थी। उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले थे। बड़ी शानदार पार्टी दी है आपने नरेश जी, है? खाना वाना सब जबरदस्त है। अरे शुक्रिया मेहता जी, शुक्रिया। सभी को इस तरह हंसते, बातें करते, खाना खाते और कोल्ड ड्रिंक पीते देख विमला और गुणीराम भी अपने कमरे से उठकर आए और कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाकर पीने लगे। तभी एक गेस्ट की नजर उन पर गई। ए, तुम दोनों किससे पूछकर ये ड्रिंक पी रहे हो? नौकर हो ना यहाँ? नौकर होकर यहाँ मालिकों के बीच ड्रिंक पीने लगे हैं? वो भी बिना किसी से पूछे। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? नरेश, नरेश! शोर सुनकर नरेश उनके पास पहुंचा। नरेश, ये देख लो अपने नौकरों को, हैं? इन्हें जरा भी तमीज नहीं है? नौकर नहीं तो क्या मालिक हो तुम इस घर के, हैं? बदतमीज, हैं? नरेश, यही वो लोग हैं जो हमारे अच्छाई का फायदा उठाते हैं। फिर एक दिन हमारे घरों में चोरी करके फिर दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। मेरी मानो, तुम अभी इन दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दो। नरेश के सामने उसके माँ बाप का अपमान होता रहा, लेकिन वो चुप रहा। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी गेस्ट चले गए, तब नरेश ने बोलना शुरू किया। हो गई ना तसल्ली? पड़ गई ना आप दोनों के दिल में ठंडक? कहा था ना आप दोनों को पार्टी में नहीं आने के लिए। वो बेटा, कोल्ड ड्रिंक देखकर तुम्हारे बाबूजी को पीने का मन कर रहा था, इसीलिए चले गए। क्या अम्मा, आप लोग भी ना? लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने जब हमें चोर कहा तो तू चुप क्यों रहा? तो क्या करता? क्या बोलकर आप लोगों से उनका परिचय कराता? ये बोलता कि ये मेरे बाबूजी हैं जो रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे। ये मेरी अम्मा है जो दूसरों के घरों के जूठे बर्तन मांजा करती थी। बताइए, ये सब सुनकर मेरी क्या इज्जत रहती उन लोगों के आगे? हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू इज्जतदार हो गया है, अब पहले से कहीं समझदार हो गया है। लेकिन तू भूल गया कि इस समझदारी के लिए तेरे माँ बाबूजी ने क्या क्या किया है। कोई एहसान नहीं किया है आप लोगों ने, सभी करते हैं। वैसे भी मजदूरी करके और घरों में झाड़ू पोछा करके आप लोगों ने मुझे कोई रईसों वाली जिंदगी नहीं दी है। एक एक चीज के लिए समझौता किया है मैंने। गुणीराम और विमला अपने बेटे की बातों से बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन उनकी आत्मा तक उसकी बातों से रो पड़ी। उसी रात वे उसका घर छोड़कर फिर से अपने पुराने झोपड़े में वापस लौट आए। गुणीराम किसी से किराए पर लेकर फिर से हाथ रिक्शा चलाने लगा और विमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी। नरेश भी उनके पास नहीं गया। वो अपने दोस्तों के साथ ऐश करता, पार्टियां करता, यहाँ वहाँ घूमता और अपनी अफसरी के नशे में रहता। लेकिन एक दिन जब वो अपनी गाड़ी से अपने दोस्त के घर से पार्टी करके वापस लौट रहा था,
तभी सामने से आ रहे एक ट्रक से उसका भयानक एक्सीडेंट। सड़क पर लहूलुहान वो पड़ा हुआ था और लोग उसे देखकर निकल रहे थे। गुणीराम उसी रास्ते से गुजर रहा था। अपने बेटे को इस हालत में देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत उसे अपने रिक्शे में लादा और अस्पताल पहुंच गया। विमला को भी जब नरेश के एक्सीडेंट की बात पता लगी तो वो भी भागी भागी अस्पताल पहुंची। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना जी, उसके बिना तो मैं मर जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा, भगवान है ना। हमने किसी का बुरा नहीं किया है विमला, हमारा भी कुछ बुरा नहीं होगा। भगवान ने उनकी सुन ली। नरेश का ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टरों ने कहा कि वो उसे सही समय पर अस्पताल ले आए थे, नहीं तो उसका बचना मुश्किल था। लेकिन मेजर एक्सीडेंट होने के कारण उसे 2 महीने अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में सारा दिन उसके माँ बाप उसकी सेवा में लगे रहते। उसे खाना खिलाना, उसके कपड़े बदलना, यहाँ तक कि बाथरूम तक वही करवाते थे, क्योंकि वो इन सब चीजों को करने में असमर्थ था। जितने दिन वो अस्पताल में रहा, उसका कोई भी दोस्त उससे मिलने नहीं आया। जिसके साथ वो पार्टियां किया करता था, ऐश करता था। अपने बूढ़े माँ बाप को अपनी सेवा करते देख नरेश उन्हें कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहते थे। उसे हर वो बुरा व्यवहार याद आता था जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया था। 2 महीने बाद डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। उसके माँ बाप उसे लेकर उसके घर पहुंचे। बेटा नरेश, अब तू बिल्कुल ठीक है, अब हमें जाना होगा, लेकिन तू अपना ध्यान रखना। तुम कहाँ जाओगी माँ? अपने घर बेटा। पर ये तो आपका घर है ना? नहीं बेटा, ये तेरा घर है। यहाँ तू अपनी मर्जी से रह सकता है। हम यहाँ रहेंगे तो तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें बार बार अपमानित होना पड़ेगा। अम्मा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ये अफसरी, नहीं चाहिए ये दोस्त, नहीं चाहिए झूठी शान। मुझे आप चाहिए। मेरी माँ, मेरे बाबूजी चाहिए। उनके बिना जीवन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये कहते कहते नरेश अपने माँ बाबूजी के पैरों पर गिर पड़ा। उसके माँ बाबूजी ने उसे गले से लगा लिया। Thanks for watching.